दृष्टा, चित्रक कोई गहन चिंतन में लग रहे हैं। जरा सोचो, कितना अच्छा रहा होगा कि जब इंसान अनेकों राजाओं की तानाशाह वाली गुलामी को छोड़कर आज के इंसान को तो मात्र एक ही सरकार रूपी तानाशाह की गुलामी करनी पड़ रही है। आज के इंसान के लिए तो बहुत अच्छा हो रहा होगा ना। घोटाला। तानाशाहों की हुकूमत तो हर स्तर पर ही गलत होती है नट, फिर चाहे उसमें राजा हो या फिर आज के समय अपने अधीन में नचाने वाली सरकारें हों। सवाल यह है नट, बिगड़ी राजाओं की तानाशाहियों को तो ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए मानव सिद्धांत को सामने रखकर सुधारा भी जा सकता था, लेकिन विश्व नियंत्रण का लक्ष्य लिए विदेशी ताकतों द्वारा मानव जाति के ऊपर सरकारी व्यवस्था थोपकर अपने हाथों की कठपुतली बनाकर आज समाज को जो नचा रही है, इससे तो मानव जाति विनाश की ओर ही जा रही है ना नट, जो आज के समय सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। तो दृष्टा, इन सारी समस्याओं का हल क्या होगा? चित्रक इसी का अध्ययन करके हल खोजने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते जाइए। नमस्कार दर्शक मित्रों, सूत्रभेद की चौथी सीरीज में आपका स्वागत है। विश्व नियंत्रण केंद्र सरकार बनाने के उद्देश्य से जो ताकतें पूरे विश्व लेवल में कंट्रोल पॉलिसी का खेल खेल रही हैं, जहां पर अमीरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन अमीरों में नेतागण और बिल्डर्स शामिल हैं, तो वहीं पर मध्य क्लास के जो लोग हैं उन्हें ज़ॉम्बी बनाकर आधा मशीन में तब्दील कर उनका उपयोग वो लोग अपने हिसाब से करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर गरीबों को, जिन गरीबों को वो लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, उन गरीबों को तेजी से ख़त्म किया जाएगा या ख़त्म किया जा रहा है। अब आपको सोचना है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि इस देश में, भारत देश में बहुत सारे संत हैं, वो बड़े सेफ हैं, लेकिन कुछ संत हैं जैसे संत आसाराम जी बापू हैं, इनको समाज से स्पेशल दूर क्यों किया गया? इन्होंने तो बड़े पैमाने पे 50 साल से भारतीय संस्कृति को जगाने का, समाज के बीच में उसको रख कर उनको लोगों का उत्थान करने का जो उन्होंने कार्य किया, फिर उनको क्यों समाज से दूर रखा जा रहा है? तो इन पर भी खास विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये तथ्य बहुत ही रहस्यमयी सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। तो आप चौथी सीरीज से जुड़े रहिए और इस एपिसोड को पूरा जरूर सुनें। विश्व नियंत्रण केंद्र सरकार बनाने का उद्देश्य लिए 1930 में विंस्टन चर्चिल और 1942 में तानाशाह स्टालिन लोगों को सरकार परस्त बनाने की योजना के तहत भ्रष्टाचार, भुखमरी, बेमनुष्यता, अधर्म की ओर प्रेरित किया। गोलमेज समुदाय की एक गुप्त शाखा उभरकर लोगों के सामने आई, जिसे बिल्डर वर्ग के नाम से जाना गया, जिसकी मीटिंग अलग अलग देशों में समय समय पर हुई। 1991 में जर्मनी में हुई, 1994 में फिनलैंड में हुई, 1995 में स्विट्जरलैंड में हुई, जहां इनका दूसरा रूप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से वहां पल रहा था। जिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 14 जनवरी 1971 में स्विट्जरलैंड में हुई, जिसके फाउंडर कुलेस स्वैब हैं। इस प्रकार की गोपनीय बैठक में विश्व स्तर पर कार्य विधि का निर्माण किया जाता है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, काउंसिलिंग ऑन फॉरेन रिलेशन CRF, वर्ल्ड बैंक, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यूनाइटेड नेशन UN आदि जितनी भी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का संचालन सूत्र गोलमेज समुदाय के विभिन्न नामों से किया जाता है और जाना जाता है। इन संस्थाओं का जो ऊपरी ढांचा होता है, उसमें विश्व शांति का उद्देश्य और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके विकास के लिए दिखाया जाता है, लेकिन इनका जो असली मकसद होता है वो दीर्घकालीन केंद्रीय नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए जैसे वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य है कि विकासशील देशों में जो वहाँ की जनता है उसको पराश्रित बनाकर गरीबी की खाई में ढकेल देना। विश्व बैंक विभिन्न देशों में बड़ी बड़ी विकास योजनाओं के नाम पर कर्ज देता है, जो योजनाएं वास्तव में आम आदमी से उनकी जमीनों को छीनकर उनको बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाई के आश्रित बना देती हैं। इस प्रकार से लोगों के स्वावलंबी जीवन को नष्ट किया जाता है। भारत में मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में आकर भारत सरकार खेती की जमीन का अधिग्रहण करके छोटे छोटे किसानों को बेरोजगार तथा पराश्रित बना देती है। यही IMF और विश्व बैंक का मूल काम है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए भूमिका तैयार करना IMF और विश्व बैंक का मूल उद्देश्य है।
IMF और विश्व बैंक द्वारा जो इनको फंड मिलता है, नेताओं को फंड मिलता है, उससे ये लोग भ्रष्ट तो होते ही हैं क्योंकि भारी फंड होता है। और किसकी भूमिका बनाने के लिए फंड दिया जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बनाने के लिए फंड दिया जाता है, जिससे कि ये लोग जमीनी लेवल में नशीले पदार्थों के उद्योग खोल सकें और बड़े पैमाने में समाज के बीच में नशीले पदार्थों का प्रचार कर सकें। और फिर इनका ही खेल देखिए, इनकी ही कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे गोलमेज समुदाय की कुछ गुप्त NGOs होते हैं, वो अप्रोच रूप से नशे के खिलाफ काम करते हुए समाज में दिखेंगे। यानी कि चिट भी इनकी और पिट भी इनकी। कितना बड़े पैमाने में ये लोग खेल खेलते हैं, इसको आपको समझना होगा। यहाँ तक ही नहीं, गोलमेज समुदाय के जो सदस्य हैं वो धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक बिंदु पर आतंक फैलाने वालों को हथियार और धन से सहायता करते हैं तथा इनको दबाने वाली सरकारी शक्तियों को भी ये लोग हथियार सप्लाई करते हैं। हेनरी ए किसिंजर, जो कि अमेरिका के एक बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है? कंट्रोल ऑयल एंड यू कंट्रोल नेशन, कंट्रोल फूड एंड यू कंट्रोल दी पीपल। यानी अगर आप तेल कंट्रोल करते हैं तो आप देशों को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपने लोगों का भोजन कंट्रोल कर लिया तो आप हर एक इंसान को अपने हिसाब से नचा सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये उनकी विचारधारा थी। इसी प्रकार से कृषि उत्पादन के हर अनाज, फसल, सब्जी के स्वाभाविक बीज संरक्षण की प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया गया। फसलों के प्राकृतिक बीज को नष्ट करके नपुंसक बीजों का प्रचलन चालू करवाया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? हर फसल का एक बीज किसी न किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकार में चला गया। इस प्रकार कंपनियों से मिला हाइब्रिड बीज जो किसानों को हर साल नया बोना पड़ता है। ऐसा खेल बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खेलना चालू कर दिया, जो आज तक चला आ रहा है। खेती के साथ साथ गौवंश के उत्पादन में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना दखल दिया और जो देसी नस्ल थी उसको विकृत कर दिया। और इस देश में हाइब्रिड जो नस्ल है गायों के नाम पर, जिसे हम जर्सी बोलते हैं, उसका प्रचलन तेजी से चालू करवा दिया। यानी देसी नस्ल खत्म हो, कृषि व्यवस्था खत्म हो, लोगों का स्वास्थ्य में भी सीधा दखल मिले। ये सारी प्रक्रिया केंद्रीय नियंत्रण की दिशा में ही जा रही है। केंद्रीय नियंत्रण की प्रक्रिया एक ऐसा युद्ध है जो परोक्ष रूप से हर क्षेत्र में इंसान को स्वावलंबी बने से दूर कर रही है और पराश्रित बना रही है। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। इन संस्थाओं में संयुक्त रूप से गोपनीय कार्य करने के लिए एक नासा नाम की संस्था को बनाया गया है। नासा द्वारा निर्णय सभी संस्थाओं को CIA कार्यान्वित करती है और CIA भी सामाजिक स्तर पर यूनाइटेड नेशन को भी निर्देश देती है। यूनाइटेड नेशन के पास जीवन के हर क्षेत्र को विश्व सरकार की दिशा में देने के लिए बहुत सारी संस्थाएं जो कि वैश्विक स्तर पर जन समुदाय के सामने सीधे संपर्क में आती हैं। इस सारे ढांचे का संचालन टैक्स एग्जैप फाउंडेशन सिंडिकेट के द्वारा होता है। सिंडिकेट का नियंत्रण रॉक्सफेलर फाउंडेशन, रॉक्सचाइल्ड फाउंडेशन, कार्नेगी फाउंडेशन आदि और भी वैश्विक स्तर पर संस्थाएं करती हैं। ये संस्थाएं अंतरंग रूप से इनडेरफेट के नाम से जानी जाती हैं, जो कि यह एक गोपनीय नाम है। नासा, CIA, FBI, NSA तथा फेडरल रिजर्व आदि जितनी भी संस्थाएं हैं, इनका आर्थिक व्यवहार हाई ड्रग ट्रेड यानी नशीले पदार्थ के व्यवसाय से होता है। इसके संबंध में जीन जिगलर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, इसका अर्थ होता है कि गोलमेज समुदाय के लोग आम व्यक्तियों के जीवन में नशे की आदत को डालकर अपना शासन कायम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। राउंड टेबल समुदाय 3 कारणों से नशीले पदार्थ के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। पहला, इसे राउंड टेबल समुदाय को धन इतना मिलता था कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस धन को वो अपने उद्देश्य की पूर्ति में बाधक चुनी हुई सरकारों को गिराने में किया करते थे, जिससे कि आम जनता के बीच उथल पुथल मचाई जा सके। दूसरा, नशीले पदार्थ के व्यवसाय से समाज के बीच में इनके विरुद्ध काम करने का अवसर भी मिल जाता था। नशीले पदार्थ से आम आदमी का आत्मविश्वास और पौरुष क्षीण होने लगता था। परिणाम स्वरूप नशीले पदार्थ के विरुद्ध एक वातावरण बनता था। इससे मुक्ति दिलाने के लिए सामाजिक जीवन में दखल देने के उद्देश्य इनको मिलते थे। इससे नशा उन्मूलन कार्यक्रम के द्वारा निवारण करने वाले समुदाय के प्रति आस्था पैदा होती थी। गोलमेज समुदाय में नशीले पदार्थों के व्यवसाय से जो धनार्जित होता था, उसमें से थोड़े धन का अनुदान देकर नशा उन्मूलन संस्थाओं का निर्माण किया जाता था। इसी प्रकार से ये दोगला चेहरा लेकर समाज के बीच में उतरकर दोनों स्तर से काम करते थे। इस समुदाय की मान्यता है कि युद्ध और अपराधों से जो आतंक पैदा होता है, इसके समाधान के लिए सेना, पुलिस तथा हथियारों के लिए आम जनता की मानसिकता अनुकूल हो जाती है। परिणाम स्वरूप राज्य के आश्रय की मांग बढ़ेगी तथा इनकी डिक्टेटरशिप को समर्थन मिलेगा। कंट्रोल पॉलिसी के तहत ये सारी योजनाएं जो बनाई गई और समय समय पर ये योजनाएं सारी विश्व में अप्लाई की गई अलग अलग देशों में। आपने देखा होगा कि ब्रिटेन के 18 देश करीब बड़े बड़े जो भारत जैसे देश थे वो सारे गुलाम रहे, उनको पहले गुलाम बनाया, फिर उनमें एक बहुत बड़े पैमाने में आंदोलन चले,
उनमें जो क्रांतिकारी थे उनको मरवाया गया। फिर विश्व सरकार को बनाने के हिसाब से उन्होंने अलग अलग पहले देश में सरकारी व्यवस्था चालू करवाई, वोटिंग चालू करवाई, पार्टीबाजी चालू करवाई। पार्टीबाजी और वोटिंग के बाद जो सरकारें बनी उनमें जो लोग बैठे उनको अपने हिसाब से पूरा कैप्चर करके अपने हिसाब से चलाना, उनके साथ मिलके देश की जनता को खोखला करना। जो काम वो 600 सालों में नहीं कर पाए वही काम सरकार बनाकर आहिस्ते आहिस्ते लोगों के दिमाग को खोखला करके अपनी विचारधारा थोप कर उनके जो निजी संस्कार थे, जो उन्हें ऋषि मुनि, उनके जो बाप दादा, जो परदादाओं से मिले संस्कार थे, संतों से मिले संस्कार थे, उनको हटाकर अपनी विचारधारा को थोप कर एक पॉइंट पे लाकर खड़ा कर देना जिससे कि वो उन्हें आसानी से यूज कर सके। लोग सोचते रहे कि हम संघर्ष कर रहे हैं, पहले हमने राजाओं से संघर्ष किया, अब चलो कुछ अच्छी बातें आ गई, एक ही सरकार होगी, हमारा संविधान होगा, एक राजा होगा यानी एक सरकार का बंदा होगा जो हमारे सारे दुख हर लेगा। हुआ क्या? सारांश ये निकलता है कि आज हम जिस पोजीशन में खड़े हो गए हैं, जहां पर शुद्ध भोजन नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, आप अपने हक की मांग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको शुद्ध भोजन चाहिए तो आप खेती कहाँ करेंगे? खेती करेंगे तो उसमें आपको बीज, जो शुद्ध देसी बीज चाहिए, वो आपको कहाँ से मिलेगा? क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पूरा अटैक कर लिया है। आप जब शुद्ध खा नहीं सकते तो शुद्ध विचार कहाँ से प्राप्त करेंगे? आप देखें, रोज भारत देश में 4000 से भी ज़्यादा लोग तो मात्र कैंसर से मर जाते हैं। कैंसर की एक बहुत बड़ी लहर चल रही है। कैसे कैंसर ना हो? आप खा केमिकल रहे हैं, पी केमिकल रहे हैं, जीवन जो शैली है आपकी वो विकृत है। फिर आपको 5G जो रेडिएशन है, नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है, वो सीधी आपके दिल और दिमाग में डाली जा रही है। आपकी विकृति बॉडी में कैसे ना हो? फिर वो ट्यूमर के कारण बन रहे हैं। ट्यूमर के कारण कब डेवलप हो जाते हैं, कब वो कैंसर का रूप ले जाते हैं, व्यक्ति को भी पता नहीं रहता है। सीधा वो जब वो सोनोग्राफी अपनी करवाएगा बॉडी की, उसके बाद पता चलता है कि इनको कैंसर हो गया। फिर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। फिर एक ऑप्शन दे दिया गया, रियायत इसे बोलते हैं, कि आयुष्मान कार्ड बनाकर दे दिया गया। लेकिन लोगों की जान तो आप वापस नहीं कर सकते ना। अभी आपको टीवी में AI का जो एक बहुत बड़ा सरल उपचार ऑप्शन दिखाया जा रहा है कि बहुत अच्छा लोगों का स्वास्थ्य और रोगों को के कणों को बॉडी से खत्म करने के लिए नैनोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पॉजिटिविटी उसकी दिखाई जा रही है, एक पक्ष दिखाया जा रहा है। उसी नैनोबोट को आपकी बॉडी में डालकर ये लोग पूरी बॉडी को और आपके दिमाग को अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। ये पक्ष क्यों नहीं समाज को इन टीवी चैनलों के माध्यम से बताया जाता है? एक समय, अभी कुछ समय के बाद आप देखेंगे ऐसा दिखाया जाएगा कि बहुत जो बजट है वो मिलिट्री में यूज हो रहा है। फिर बाद में उस बजट को कम कर देंगे, मिलिट्रियों को भी बैलेंस कर देंगे। वैसे मिलिट्री का यूज कहाँ किया जाता है? वास्तव में एक देश को दूसरे देश से लड़ाने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। जिस देश में अगर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति पैदा हो गया जो इनकी चीज़ों को स्पोज करेगा, अगर कोई नेता या राजा बड़े पैमाने में आंदोलन करता है या समाज का एक प्रभुत्व वर्ग का व्यक्ति आंदोलन करेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी विचारधारा तो फैली रही है। G20, U20 की आप सम्मेलनों को देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आप योजनाओं को देखिए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सीधा बोलने लगे हैं कि वन अर्थ वन फ्यूचर, तो भाई भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड और चीन में क्या अंतर रहा भाई? सबके लिए जब वन अर्थ ही होने वाली है, वन फ्यूचर ही होने वाला है, तो आपका हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई धर्म का क्या महत्व रहा भाई? आपके लिए शाकाहारी मांसाहारी पने का क्या महत्व रहा भाई? जब वन फ्यूचर की ओर इस देश का नेता आपको लेके ही जा रहा है, तब आप सोचिए कि आपको किस गंभीर अवस्था में लोग रखने वाले हैं। कई साइंटिस्टों ने बोला है कि जो आपको स्वैब टेस्ट दिया गया नाक में वैक्सीनेशन के समय, इंजेक्शन के समय, उसमें बहुत सारे नैनोबॉट्स डाल दिए गए जो यहाँ पर एकत्रित हो गए। इस टाइप की बातें की जा रही हैं। फिर वो बाद में एक्टिवेट होंगे तो वो किस दिशा में चलेंगे? वो आपके रोग मिटाएंगे या आपको कंट्रोल करेंगे? वो भी आपको तय करना है। आपका खान पान कहाँ जा रहा है? आप क्यों कैंसर के पेशेंट नहीं होंगे? आपके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कहाँ से संस्कार लेंगे? सनी लियोन जैसे पॉर्न स्टार से संस्कार लेंगे, या हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टरों से संस्कार लेंगे, या फिर जो संत संस्कार देते हैं उनको तो वैसे ही समाज से दूर कर दिया गया है। अभी ट्यूब बेबी आ गई। फिर ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं कि औरतें अगर गर्भधारण नहीं कर सकती, पुरुष गर्भधारण करे। तो जब पुरुष गर्भधारण करेगा तो माँ का प्रेम तो दे नहीं सकता है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो कहाँ से प्रेम लेगा? और उसका प्रेम किस टाइप का होगा? तो उसको बोलते हैं कि हम AI टेक्नोलॉजी से मैनेज करेंगे, उसको आधा ह्यूमन रखेंगे और आधा रोबो के माध्यम से चलाएंगे। इस टाइप की जो बातें चल रही हैं। फिर इन तमाम बातों में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि नशा का जो बहुत बड़ा प्रारूप देखा जा रहा है। नशा का प्रारूप तो फैलाया गया और मुनाफा बड़े पैमाने में सरकारों को होता है। हम आपको बता दें कि
सरकारों को जो साल का जो बजट पास होता है भारत देश जैसे है, तो उसका जो सालाना बजट है, जो 40% भाग है, वो मात्र नशे से जनरेट होता है। इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। जो विश्व का जो बजट चल रहा है सभी देशों का अगर मिलाया जाए तो विश्व लेवल का बजट 60% बजट नशे के रेवेन्यू से प्राप्त होता है। इतने बड़े पैमाने में नशे का व्यापार चल रहा है। उस नशे की आग में जूझा जा रहा है लोगों को, फिर कैंसर की आग में जूझा जा रहा है, फिर मेडिकल का बड़ा व्यापार है। इस टाइप के व्यापार में लोगों को डालकर आपको तड़फा तड़फा के मारा जा रहा है। भगत सिंह को आतंकवादी बोल दिया, चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बोल दिया। जितने भी बड़े बड़े जो हितैषी थे समाज के, जो अच्छा सोच रहे थे, जो सरकार व्यवस्था बन रही है इसके खिलाफ भी जो आवाज़ें उठा रहे थे और जो देश को सही दिशा देना चाहते थे, उनको आतंकवादी बोल दिया। फिर आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद फिर काम चालू हुआ। संत आए, संतों ने अपने लेवल में छोटे मोटे काम किए। फिर बड़े पैमाने में आसाराम जी बापू काम कर रहे थे, संत आसाराम जी बापू। उन्होंने जन जागरण का काम किया, ज्ञान प्राप्त किया, एक ज्ञानी संत के रूप में समाज में उभरे। उन्होंने भारतीय संस्कृति से लोगों को लाभान्वित करवाया। लाभान्वित करवाने के बाद जब इनके मंसूबे चल रहे थे, एनजीओ जहाँ पर धर्मांतरण कर रहे थे, फिर वहाँ गए। उन लोगों को, वो लोग धर्म अपना ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो वहीं पर संत आसाराम जी बापू ने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया और उनको फिर से हिंदू धर्म में ले आए। ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां लोगों को कचरा खिला रही थी, फिर संत आसाराम जी बापू ने बोला कि पेप्सी कोका कोला मत पियो, मार्केट की बिस्किट मत खाओ, जो मार्केट के केमिकल वाले पदार्थ हैं इनको मत खाओ, स्वावलंबी बनो, अपनी देसी गाय पालो और वहीं पर खेती करो। ये सारी बातें खटक रही थी। सबसे बड़ी बात तो इनको ये खटक रही थी कि नशा का जो बड़े पैमाने में व्यापार कर रहे हैं, तो उनको व्यापार में रोड़े आ रहे थे। आसाराम जी बापू साइड कर दिया। अब आपको इसका हल क्या है? बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आज हम जिस अवस्था में खड़े हुए हैं इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने हितैषियों को पहचानना पड़ेगा। कभी भी जब ऐसा माहौल बनता है तो हमेशा एक संतों ने सीख दी है कि अपने हितैषियों के पास जाओ, हितैषियों को पहचानो और उनसे मार्गदर्शन खोजो और उनसे संरक्षण युक्त होने की जो कुंजियां हैं वो जानकर अपना साइड हो जाओ, समझ जाओ। हितैषी क्या आपकी सरकारें हैं? सरकारी पदों में जो बैठे लोग हैं वो आपके हितैषी हैं। 3 सबसे टॉप लेवल के हितैषी होते हैं। इसमें सबसे टॉप लेवल के हितैषी हमारे सदगुरु होते हैं, संत होते हैं, जिन्हें इस धरती का रियल साइंटिस्ट बोला जाता है, जो अनुसंधान करके बड़ी बड़ी चीज़ों को समाज के बीच में रखते हैं और जब भी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं तो उसका भी अनुसंधान उन्हीं के पास होता है, इसका हल। तो जिन ताकतों ने जो आपके हितैषी हैं उनको दूर रखा है, आपको सबसे पहले उनको समझकर उनके पास जाना होगा, उनको समझना होगा, उनका अध्ययन करना होगा, तभी आपको इसका हल मिल पाएगा। वही इसका एक सबसे बड़ा सफल इलाज है, जिसको हम आगे और भी बड़े पैमाने में इसका व्याख्यान करते हुए 5वीं सीरीज में आपको बताएंगे। दृष्टा, ये चित्रक तो बार बार यही कहता है कि अपनी हितैषियों को पहचानो, अपनी हितैषियों को पहचानो, अपनी दुश्मन को पहचानो। किंतु आज के बहके हुए समाज को ये सारी बातें दिमाग में आएगी कैसे? घोटाला।